हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, कल मेरे एक क्लाइंट का कॉल था ऑस्ट्रेलिया से। उनका कहना यह था कि सर, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं, मैं आपकी ही सिटी का हूं, मेरी वाइफ भी आपकी ही सिटी की है और मेरी वाइफ ने आपकी ही सिटी में कुछ केसेज फाइल किए हुए हैं। मैं पिछले काफी समय से ऑस्ट्रेलिया में हूं, मेरे पास ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप भी है। 498 का केस चल रहा है, 125 का केस चल रहा है, 125 का केस डिसाइड हो चुका है, उसमें मेंटेनेंस बन चुका है, रिकवरी चल रही है और मेरी एक अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी भी इंडिया में उसी शहर में है। अब मुझे कैसे करना चाहिए? तो दोस्तों, ये जब उन्होंने बताया तो डेफिनेटली पहले मैं हिस्ट्री जानूंगा कि भाई आपके केसेस किस स्टेज पे चल रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए आपका 498 का केस किस स्टेज पे चल रहा है। उनको कुछ भी क्लियरली नहीं पता था, बस इतना उन्होंने बता पाया कि भाई चार्जशीट फाइल हो गई है और डेट पे डेट लग रही है। ये कोई क्लैरिटी नहीं हुई। यानी कि आपके पास ना तो 498 की एफआईआर है, ना आपके पास 498 की चार्जशीट है, ना आपको प्रॉपरली पता है कि अब तक क्या प्रोसीजर हुई, ना आपको पता है कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस ऑर्डर लिया है नहीं लिया है। कुछ भी आपको पता नहीं है। ये भी इवन आपको पता नहीं है कि आपके कोई समन वारंट तो नहीं है और इनडायरेक्टली सोर्सेज से आपको पता चला है कि आपके वारंट चल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह से आप बिना जानकारी के बैठे रहेंगे, आपके पास कुछ भी अपने केस से रिलेटेड प्रॉपर अपडेट नहीं है या आप किसी की कही गई सुनी सुनाई बातों पर ही विश्वास कर रहे हो, तो आप बहुत तगड़े और बहुत बुरे फंस सकते हो। अभी जो 498 केस चल रहा है, आपको नहीं पता इसमें क्या हुआ, कायदा क्या था। आप ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे चार्जशीट फाइल होती है, आप पहले चार्जशीट की कॉपी निकलवाते ताकि आपको एग्जैक्टली पता चलता कि पुलिस ने उसमें क्या कार्रवाई की है, कितने नाम रखे हैं, क्या सेक्शन है, अपनी आंखों से देख के। उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ते सबके, उसमें देखते क्या कितना कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है और साथ साथ उसकी ऑर्डर शीट चेक करवाते रहते, ऑर्डर शीट लेते रहते कि हर एक डेट पे क्या कार्रवाई हुई और वारंट हुए तो कैसे हुए। अब हम लोग ऐसे ही करते हैं। एक्चुअली मेरे पास एक फैमिली और है, वो भी सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन है। उनके साथ भी सेम मैटर है, लेकिन वही अनभिज्ञता के कारण ध्यान नहीं दिया कि क्या प्रोसीडिंग चल रही है। वो एब्सकॉन्डर घोषित कर दिए गए और इंडिया के अंदर सारी की सारी जो प्रॉपर्टी थी वो लेकर के कुर्क करने की कार्रवाई हो गई। तो दोस्तों, ये इस तरह की चीजें तभी होती है जब आप बिल्कुल आराम से बैठ जाते हैं या फिर किसी की कही गई बातों पर विश्वास कर रहे होते हैं। आप ठीक है, एक हद तक सही है, लेकिन कम से कम आपके पास कागज तो हो कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। अब इसी केस में देखें, अगर आपके वारंट है और समझौता कोई नहीं बनता है तो वारंट के बाद भी आप नहीं जाते हो, क्या होगा? आपको भी एब्सकॉन्डर घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा? इस मामले में भी आपकी प्रॉपर्टी कुर्क करने का मामला चलेगा। सेकेंडली, जो मेंटेनेंस में आपका एरियर बना हुआ है उसकी रिकवरी के लिए भी आपकी जो प्रॉपर्टी का शेयर है उसको कुर्क करने की प्रोसेस चलेगी। चीजें और खराब हो जाएंगी। अगर चीजें इस जगह पे पहुंच गई कि लड़की वालों को एहसास हो गया भैया अब ये फंसा हुआ है, इसके पास अब कोई रास्ता है नहीं, तो उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली 20 लाख से बढ़ के हो जाएगी 60 लाख। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है आप फंसे हो। तो आप ऐसी परिस्थिति आने ही क्यों देते हो कि आप इतनी बुरी तरह से फंस जाओ कि निगोशिएशन करने के लायक ही ना रहो। अगर समझौता होता है ठीक है, वो एक अलग प्रक्रिया है, समझौते वाली एक अलग थ्रेड में चल रही है और एक दूसरी थ्रेड में लीगल प्रोसेस है। ठीक है, समझौते की बातचीत आप सब करते रहो दूसरी थ्रेड में, लेकिन जो थ्रेड आपकी लीगल प्रोसेस वाली है उस थ्रेड में आप काम करते चलो। वो बैकग्राउंड में जो आपकी थ्रेड चल रही है वो लीगल प्रोसेस में कमी नहीं आनी चाहिए। अब कायदा इस मामले में यह था कि चार्जशीट देख करके इसको हाईकोर्ट में फाइल कर देते कि स्टे लग जाता, लोअर कोर्ट में, हाईकोर्ट में चलता रहता, आपको ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी आना था। तो वो प्रोसेस चलती रहती, कम से कम आप लोअर कोर्ट में सेफ थे। यहां पे आपके खिलाफ कुछ नहीं होता, ना वारंट होता, ना आपको एब्सकॉन्डर घोषित किया जाता, बिकॉज इस पे स्टे लगा हुआ होता। और मीनवाइल जितना भी स्टे चलता 2-2.5 साल 1.5 साल, उतने में आपका हो सकता है कॉम्प्रोमाइज बन जाता, तो अब सेफ हैंड में ही सब कुछ खत्म हो जाता। और जब कॉम्प्रोमाइज बनता तो जो क्वेश्चन आपने फाइल की होती उसी में आपकी कंपाउंडिंग एप्लीकेशन लग जाती, कॉम्प्रोमाइज बता देते वहां पे और वही क्वेश्चन से आपका मामला खत्म हो जाता समझौता होने पर भी। तो नुकसान क्या था? नुकसान कुछ भी नहीं था, लेकिन आपने अपनी तरफ से स्टेप ही नहीं लिए। जो मेंटेनेंस का केस था वो एक्स पार्टी डिसाइड हुआ, उसमें जो रिकवरी चल रही है वो भी अभी चल रही है। किस दिन बुरा वक्त आ जाए कुछ पता नहीं चलता। सामने वाली पार्टी क्योंकि इसके लिए पूरा प्रयास करती है, साम दाम दंड भेद सब लगाती है। किसी दिन अगर उन्हें किसी ने रिकमेंड कर दिया कि आप ऐसा करो और प्रोसेस जल्दी हो जाएगी, तो ऐसे मामले में आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। और ऐसे एक नहीं अनेकों मामले आ चुके हैं जिन पर मैंने अलग अलग टाइम पे वीडियो बनाए, जो ऐसी स्थिति में आके खड़े हो गए कि दुनिया का कोई आदमी मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा सकता, क्योंकि कोई रास्ता है ही नहीं। उसके आगे सिर्फ एक ही रास्ता है, उनकी डिमांड्स मानो या फिर जेल जाओ। तो ऐसे में आपको दिक्कत हो जाएगी। हमेशा बताया, पहले दिन से अगर आप बिल्कुल सारी चीजें परफेक्ट है ना, कुछ नहीं होता इन मामलों में, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जिन भी मामलों में प्रॉब्लम आती है, जिन भी मामलों में आप बुरे फंसते हो, वहां गलती आपके एंड पे होती है। और मैक्सिमम गलती यही होती है कि हम आराम से बैठे होते हैं, किसी की बात पे विश्वास कर रहे होते हैं, या हमने खुद कागज देखे नहीं होते
कुछ भी नहीं पता होता हमें केसेज के बारे में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें, आप अवेयर रहिए। ठीक है, इन मामलों में, झूठे मामलों में आपको कोई प्रॉब्लम लास्ट में नहीं आती, लेकिन मीनवाइल बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे हैरेसमेंट हो सकता है। और स्पेशली अगर आप एनआरआई हैं या बाहर की सिटीजनशिप आपके पास है और आपको इंडिया आना है, तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए इन सारी चीजों को, लीगल वाले एंगल को पहले डील करके रखिए, साथ साथ आप कॉम्प्रोमाइज की कोशिश करते रहिए। जिस दिन कॉम्प्रोमाइज होगा ये सारी चीजें डील हो जाएंगी, पर लीगल वाले एंगल को ढीला छोड़ देना आपकी गलती रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।